मैल्कम ग्लैडवेल की बेस्ट सेलर किताब आउटलायर्स की दिलचस्प कहानियों और चौंकाने वाले सच्चों को सामने लाने वाले हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स बाकी लोगों से अलग क्या होते हैं? क्या ये टैलेंट है, कड़ी मेहनत है या कुछ और? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम उन छुपे हुए कारकों को जानने वाले हैं जो आउटलायर्स को बनाते हैं। 10,000 घंटे के नियम से लेकर सांस्कृतिक विरासत के प्रभाव तक, यकीन मानिए, इस खुलासे भरे सफर की हर एक बात आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आखिर आउटलायर्स होते कौन हैं? आउटलायर्स वे होते हैं, वे लोग जो भीड़ से अलग दिखते हैं। वे आम लोगों का हिस्सा नहीं होते, वे खास और अनोखे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो सफलता की बुलंदियों को छूते हैं, जीनियस, एथलीट, रॉकस्टार, बिजनेस टाइकून और अरबपति। लेकिन उनकी असली राज क्या है? हम अक्सर सफल लोगों की बातें सुनकर प्रेरित होते हैं, जैसे गरीबी से अमीरी तक का सफर। हम उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वे कैसे जीते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, और क्या उनमें कोई खास टैलेंट होता है। ये सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं। जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ उठती है, तो हम सोचते हैं कि वे लोग सफल हैं क्योंकि उनके पास कुछ खास खूबियां होती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है, जिसे हम अक्सर देखना भूल जाते हैं। ये किताब हमें ऐसी बातें सिखाएगी जो बताएंगी कि हमारी सफलता के बारे में सोच गलत है। हम आमतौर पर मानते हैं कि सफलता पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है, कि सफल लोग सब कुछ अपने दम पर ही हासिल करते हैं और उनकी सफलता सिर्फ उनकी काबिलियत की वजह से होती है। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट ही काफी है? उनकी परवरिश का क्या? उनके पीछे जो लोग हैं उनका क्या? उनके समाज और संस्कृति के बारे में जानने के लिए हम इन अलग-अलग कहानियों को पढ़ेंगे, इन सवालों के जवाब खोजेंगे और सफलता को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। कनाडा में हॉकी बहुत लोकप्रिय खेल है। लड़के तो किंडरगार्टन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। हर साल स्कूलों में हॉकी लीग होती है। लेकिन वे अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ियों को कैसे चुनते हैं? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी जनवरी से मार्च के बीच में जन्मे होते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसका राज ये है, हॉकी के कोच अक्सर क्लास के सबसे बड़े लड़कों को चुनते हैं। मान लीजिए अगर कोई लड़का दिसंबर में पैदा हुआ है, तो उसे टीम में चुनने की संभावना कम होती है। बड़े लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें चुना जाता है। कुछ महीने की उम्र का फर्क लड़कों के शारीरिक विकास में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। 9 से 10 साल के लड़कों को इसी आधार पर चुना जाता है। बड़े लड़कों को कोचिंग मिलती है और वे दूसरों की तुलना में 3 गुना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जब वे किशोरावस्था तक पहुंचते हैं, तो वे हॉकी में एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। फिर उन्हें मेजर लीग में खेलने भेज दिया जाता है। ये चयन प्रक्रिया दूसरे खेलों पर भी लागू होती है। उम्र का फर्क यहां भी बहुत मायने रखता है। जैसे ओलंपिक्स में जो बच्चे साल के आखिरी हिस्से में पैदा होते हैं, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। छोटे बच्चे खेलों में उतनी प्रोत्साहन नहीं पाते जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उन्हें बराबर का समर्थन और मौके मिले, तो उनकी प्रतिभा भी चमक सकती है। वे भी सफल खिलाड़ी बन सकते हैं। कनाडा की नेशनल हॉकी टीम इस मामले में अलग साबित हुई, क्योंकि उनके खिलाड़ी इस संयोग की वजह से आगे बढ़े। जो पहले पैदा हुए और शारीरिक रूप से मजबूत थे, उन्हें सफल होने के मौके मिले, और एक मौका दूसरे मौके की वजह बना। हमारी सोसाइटी अक्सर उन्हीं को ज्यादा मौके देती है जो पहले से सफल होते हैं। उनके लिए हर दरवाजा खुल जाता है, जिससे उनकी स्थिति और भी ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ जो फेल हो जाते हैं, उन्हें अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है। हम सफलता को इसी तरह देखते हैं। व्यक्तिगत उपलब्धि को सब कुछ मानते हैं। हम कम ही सोचते हैं कि हम किसे मौके दे रहे हैं और किसे नहीं, और इसका बहुत बड़ा असर होता है। किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। जब आप किसी चीज में माहिर हो जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। 1990 में बर्लिन म्यूजिक अकेडमी में एक स्टडी हुई थी, जहां पर कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ये जानना चाहते थे कि सफलता के लिए प्रैक्टिस और टैलेंट में से कौन ज्यादा जरूरी है। क्या वायलिन बजाने वाले सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से अच्छे होते हैं, या उनकी मेहनत का भी इसमें योगदान है? साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया कि जितना ज्यादा समय स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही बेहतर वे वायलिन में जाते हैं, खासकर जब वे बच्चे होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन्होंने अभ्यास में ज्यादा समय लगाया। 20 साल की उम्र तक सबसे अच्छे वायलिन वादकों ने 10,000 घंटे का अभ्यास कर लिया था। यही अध्ययन पियानो वादकों पर भी किया गया। शौकिया पियानो वादकों ने अपने बचपन में सिर्फ 2,000 घंटे का अभ्यास किया था, जबकि प्रोफेशनल्स ने हर साल अपने अभ्यास का समय बढ़ाया। 20 साल की उम्र तक उन्होंने कुल मिला के 10,000 घंटे का अभ्यास पूरा कर लिया था। मनोवैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि केवल जन्मजात टैलेंट कोई मायने नहीं रखता। बिना गहन अभ्यास के कोई भी संगीतकार सबसे अच्छा नहीं बन पाता।
किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये जादुई नंबर कई रिसर्च में साबित हो चुका है। चाहे म्यूजिशियन हो, खिलाड़ी, लेखक या कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड, हर किसी को टॉप पर पहुंचने के लिए 10,000 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने और चमकने के लिए 10,000 घंटे मांगता है, लेकिन हर कोई इतने घंटे प्रैक्टिस नहीं कर पाता। अकेले ये करना लगभग नामुमकिन होता है। जब आप छोटे होते हैं तो आपके माता-पिता का सपोर्ट होना ज़रूरी है और बड़े होने पर आपके पास काफ़ी फ्री टाइम होना चाहिए। अगर आप गरीब हैं और काम करने के लिए मजबूर हैं, तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होगा, इसलिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस एक दुर्लभ मौका होती है। बिल गेट्स को ही उदाहरण लो। उसने 8वीं क्लास में प्रोग्रामिंग शुरू की थी। ये उसके लिए खास मौका था क्योंकि वो 1960 का दशक था। उस समय सिर्फ अमीर लोग ही कंप्यूटर रखते थे। बिल गेट्स के पिता वकील थे और उनकी माँ एक अमीर परिवार से थीं। उन्होंने बिल गेट्स को सिएटल के एक एलीट स्कूल लेक साइड में दाखिला दिलाया, जो 1968 में कंप्यूटर क्लब वाला कुछ ही स्कूलों में से एक था। 8वीं क्लास से लेकर हाई स्कूल तक स्कूल में बिल गेट्स लगातार प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते रहे। जब बिल गेट्स कॉलेज छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने निकले, तब तक उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 10,000 घंटे से ज़्यादा अभ्यास कर लिया था। वो एक बेहतरीन प्रोग्रामर और उद्यमी थे, लेकिन उनके पास एक खास मौका भी था। जैसे गेट्स खुद कहते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं एक आउटलायर बन सका। खुद को साबित करने के लिए आपको एक खास मौका और एक लकी ब्रेक चाहिए। अगर आपके पास असाधारण टैलेंट है, तो आपको एक असाधारण मौका भी चाहिए। द बीटल्स की तरफ देखो, एक नज़र डालो वहाँ। एक आदमी जिसके पास कभी कुछ नहीं था, ना परिवार था ना कोई सहारा, लेकिन आज जो कुछ भी है उसने सब कुछ खुद ही हासिल किया। ये बातें रॉबर्ट विंथ्रॉप ने तब कही थीं जब वे बेंजामिन फ्रैंकलिन की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। लेकिन क्या सच में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं? हम सफल लोगों की आत्मकथाएं पढ़ने के लिए पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी अक्सर बहुत ही साधारण हालात में शुरू होती है। फिर भी वो सारे मुश्किलों का सामना करते हैं और सफलता पाते हैं, क्योंकि उनमें कोई खास गुण होता है। पर हम उनकी सफलता के पीछे छुपी असली बात को देख पाते नहीं हैं। मौका की बात करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास भी कई मौके और फायदे थे। आउटलायर्स की सफलता का श्रेय उनके माता-पिता और उनके समुदाय को भी जाता है। एक तरह से वे अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों की विरासत के लिए कर्जदार होते हैं। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि कोई इंसान कैसे सफल होता है, तो सिर्फ उसकी खूबियां जानना काफी नहीं है। हमें ये भी जानना होता है कि वो कब और कहाँ पैदा हुआ और बड़ा हुआ। जैसे कि द बीटल्स की बात लें। पॉपुलर होने से पहले उन्हें 1960 में जर्मनी के हैम्बर्ग में एक खास मौका मिला था। उस वक्त द बीटल्स हम तो बस एक हाई स्कूल बैंड थे। उस वक्त हैम्बर्ग में कई स्ट्रिप क्लब्स थे और ज़्यादा कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए रॉक बैंड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। वहाँ एक क्लब था जिसका नाम ब्रूनो था, जहाँ लिवरपूल, इंग्लैंड के कई बैंड्स को बुलाया जाता था। क्लब के मालिक फिलिप नॉर्मन चाहते थे कि कोई ऐसा बैंड हो जो घंटों लगातार बजाए। जॉन लेनन ने हैम्बर्ग में अपने अनुभव को कुछ यूं बयां किया था, हम दिन ब दिन बेहतर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे थे। हम पूरे दिल से हर रात सबसे बढ़िया शो देने की कोशिश करते थे। बीटल्स वहीं लगातार बजाया करते थे। हैम्बर्ग के क्लबों में लगातार 8 घंटे परफॉर्म करने की उनकी प्रैक्टिस ने उनकी क्रिएटिविटी, स्टैमिना और डिसिप्लिन बढ़ा दी थी। लिवरपूल में वो एक ही गाना घंटे भर बजाते थे, लेकिन हैम्बर्ग में उन्हें 8 घंटे पूरा करने के लिए उसी गाने के अलग-अलग वर्जन बजाने पड़ते थे। वो रॉक और जैज भी बजाते थे। 18 महीने के अंदर द बीटल्स ने हैम्बर्ग में 270 रातें परफॉर्म की। 1964 में जब वो लोकप्रिय हुए, तब तक वो 1200 से ज़्यादा लाइव शो कर चुके थे। यही चीज़ उन्हें बाकी रॉक एंड रोल बैंड से अलग बनाती थी। लाइव ऑडियंस के सामने उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी, बाकी लोगों से ज़्यादा। विस्तार से द बीटल्स को हैम्बर्ग में खास मौके मिले और उन्होंने हैम्बर्ग, जर्मनी की संस्कृति और वहाँ की कम्युनिटी का फायदा उठाया। फिलिप नॉर्मन ने कहा था कि जब वे वहाँ गए थे तो वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन जब वो वापस आए तो वो किसी और से बिल्कुल अलग और बेहतरीन थे। बस ऐसे उन्होंने शुरुआत की। कार्नेगी, मॉर्गन और रॉकफेलर जैसे इतिहासकारों ने मानव इतिहास के 75 सबसे अमीर लोगों की सूची बनाई है, जिसमें फेरो और क्लियोपेट्रा के जमाने से लेकर आधुनिक समय तक के लोग हैं। उन्होंने दुनिया के हर कोने से सबसे अमीर लोगों को खोजने की कोशिश की और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 20% सिर्फ एक ही देश अमेरिका से हैं। एंड्रयू कार्नेगी इस लिस्ट में है। उनका जन्म 1835 में हुआ था। जेपी मॉर्गन का जन्म 1837 में हुआ और जॉन रॉकफेलर 1839 में। इस लिस्ट में 11 और अमेरिकन भी हैं जिनका जन्म 1830 से 1840 के बीच हुआ था और ये सब बेहद अमीर थे। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 1860 से 1870 के बीच अमेरिका की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा बदलाव आया था। इस समय वॉल स्ट्रीट विकसित हो रहा था, इस्पात निर्माण शुरू हुआ और रेलवे बन रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पारंपरिक से आधुनिक में बदल रही थी।
इस लिस्ट के सारे अनोखे लोग इस आर्थिक उछाल का पूरा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर थे। 1840 में जन्मे लोग बहुत छोटे थे और 1820 में जन्मे लोग बहुत बूढ़े थे। कार्नेगी, मॉर्गन और रॉकफेलर अपने देश की आर्थिक वृद्धि का पूरा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही उम्र के थे। ये धनी लोग प्रतिभाशाली और दूरदर्शी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि जैसे वो हॉकी प्लेयर थे, उन्हें एक खास मौका मिला था। वो फाइनेंस और स्टील इंडस्ट्रीज में छा जाने वाले थे, क्योंकि उनकी टाइमिंग और जगह सही थी। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को देखो, सिलिकॉन वैली के आउटलेयर्स। उन्हें 1975 में एक खास मौका मिला, जब पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 लॉन्च हुआ। पहले के कंप्यूटर भारी भरकम और महंगे होते थे, लेकिन अल्टेयर की कीमत सिर्फ $397 थी। इसे घर पर असेंबल किया जा सकता था, जिससे ये किसी के लिए भी सुलभ हो गया। ये दौर था, पर्सनल कंप्यूटर्स की शुरुआत 1975 में हुई थी। अगर आप उस वक्त बहुत छोटे या बहुत बड़े थे, तो ये खास मौका आपके हाथ से निकल गया होगा। लेकिन अगर आप 1958 के बाद पैदा हुए थे, तो तब आप हाई स्कूल में होंगे। और अगर आप 1952 से पहले पैदा हुए थे, तो 1975 तक आप शायद आईबीएम में काम कर रहे होंगे। 1975 तक आईबीएम सिलिकॉन वैली में एक स्थापित कंपनी बन चुकी थी, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाकर अरबों कमा रही थी। कामकाजी उम्र वाले लोग पहले ही कंपनी में थे और अच्छा कर रहे थे, लेकिन वे पुरानी सोच के थे और इस खास मौके से चूक गए। पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के लिए सबसे सही वक्त 1955 था। 1975 तक की जनरेशन कॉलेज से अभी-अभी निकली थी और आधुनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में नए मौके तलाश रही थी। सॉफ्टवेयर के अरबपतियों में से कौन 1955 में पैदा हुए थे? बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। उनके माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन का जन्म 21 जनवरी 1956 को हुआ था। दोनों ने लेकसाइड स्कूल में पढ़ाई की और वे सबसे अच्छे दोस्त थे, साथ ही लेकसाइड कंप्यूटर क्लब के भी सदस्य थे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ था। गेट्स के विपरीत स्टीव जॉब्स अमीर परिवार से नहीं थे। बचपन से ही उसे गोद ले लिया गया था और कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में पाला गया, जो सिलिकॉन वैली के दिल में है। वो एक ऐसे इलाके में बड़ा हुआ जहां ह्यूएट पैकर्ड के इंजीनियर रहते थे। उसने एचपी के साइंटिस्ट फोरम्स अटेंड किए और माउंटेन व्यू फ्ली मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स बेचे। 12 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने फोन बुक में बिल ह्यूएट का नंबर ढूंढा और एचपी के सह संस्थापक को फोन करके पूछा कि क्या उन्हें स्पेयर पार्ट्स चाहिए। जॉब्स ने सिर्फ स्पेयर पार्ट्स ही नहीं बेचे, बल्कि एचपी में एक समर जॉब भी पा लिया। मतलब ये नहीं कि सारे बड़े बिजनेस टाइकून्स जन्मजात होते हैं। चाहे वो 1955 की बात हो या 1830 की, उनकी कहानियां एक जैसी हैं। हम इतने ज्यादा अपनी व्यक्तिगत सफलताओं में उलझ जाते हैं कि उन पैटर्न्स को देखना भूल जाते हैं। इन सभी सफल लोगों को खास मौके मिले, उन्होंने उन मौक़ों को पकड़कर पूरी तरह से फायदा उठाया। वे उस जमाने में पैदा हुए थे जहां समाज उनकी मेहनत का पूरा फल देता था। उनकी सफलता सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि उस युग ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। आगे सुनिए, और कुछ दिलचस्प बातें आप जानेंगे। एशियाई लोग और गणित। कभी सोचा है कि एशियाई लोग गणित में इतने अच्छे क्यों होते हैं? आपको कई वजह लग सकती हैं, लेकिन असल बात यह है कि यह मानना मुश्किल है कि कोई चीज़ उनकी संस्कृति में इतनी गहराई से जमी हुई है। एशियाई गणित में अलग इसलिए हैं क्योंकि उनकी सांस्कृतिक विरासत ऐसी है। उनके नंबर, नाम और गिनती की प्रणाली बहुत तार्किक है। चीनी नंबर शब्द बहुत छोटे हैं, जैसे 7 को ची कहते हैं और 4 को सी। अंग्रेजी में ये 7 और 4 होते हैं, तो चीनी में नंबर याद रखना और बोलना आसान होता है क्योंकि शब्द छोटे हैं। अंग्रेजी में हम 11, 12, 13 गिनते हैं, लेकिन 16, 17, 18 क्यों कहते हैं? क्यों नहीं 11, 1, 2, 13 कह देते? चीनी, जापानी और कोरियाई लोग 11 को वैसे ही कहते हैं। 101 को 12 से जोड़ना मतलब है 10 में 2 जोड़ना, 20 को 2 में और 21 को 2, 10 और 1 में तोड़ना। अंग्रेजी नंबर के नाम थोड़े अनियमित होते हैं, लेकिन एशियाई लोगों के लिए नंबर जोड़ना आसान होता है, जैसे 37 प्लस 22 को जोड़ना। एक अंग्रेज पहली कक्षा का बच्चा पहले 37 और 22 को नंबर में बदलता है, फिर जोड़ता है, जबकि एक एशियाई बच्चा सीधे 3, 10, 7 और 2, 10, 2 को जोड़ना आसान समझता है, क्योंकि समीकरण उनके सामने होता है। जवाब होता है 59। एशियाई नंबर सिस्टम सीधा साधा है। एशियाई बच्चे गिनती, नंबर याद करना और हिसाब करना पश्चिमी बच्चों से जल्दी सीखते हैं। उनके भिन्न भी ज्यादा सरल होते हैं। मोटिवेशनल के तौर पर अंग्रेजी में 35 को कहते हैं 3/5, यानी 5 भागों में से 3। चीनी में इसे कहते हैं 5 में से 3। एक छोटा बच्चा भी आसानी से भिन्न और शब्दों को समझ सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर से अलग होता है। अंग्रेजी में 21, 22, 23 जैसे नंबरों में पहले 10 का नंबर आता है, लेकिन 14, 15, 16 जैसे टीन्स में पहले इकाई का नंबर आता है। पश्चिमी बच्चों का गणित से नफरत करना जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि गणित समझ में नहीं आता, इसकी भाषा मुश्किल है और इसके बेसिक नियम जटिल और उलझे हुए हैं।
लेकिन उनके सरल और तार्किक संख्या प्रणाली की वजह से एशियाई बच्चे इसे आसानी से समझ पाते हैं। गणित को मजेदार बनाओ तो बच्चे जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि उनके नंबर उन्हें फायदा देते हैं। यही वजह है कि एशियाई लोग गणित में अच्छे होते हैं। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी नंबर सिस्टम में फर्क ये भी बताता है कि गणित में अच्छा होना किसी खास संस्कृति से जुड़ा होता है। चावल की खेती करने वाले चीनी लोग हजारों सालों से चावल उगा रहे हैं। उनकी खास चावल उगाने की तकनीक कई दूसरे एशियाई देशों ने भी अपनाई है। चावल की खेती बहुत मेहनत वाला काम होता है। ये गेहूं जैसा नहीं है, जहां आप बस खेत तैयार करके बोना शुरू कर दें। धान उगाने के लिए खेत में तालाब बनाना पड़ता है और पानी की पर्याप्त व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। किसान पानी पहुंचाने के लिए नहरें और बांध बनाते हैं। फिर नरम मिट्टी में धान के पौधे लगाए जाते हैं। उर्वरक के लिए चीनी लोग मानव मल और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। पूरी फैमिली मिलकर चावल की खेती करती है। किसान परिवार, रिश्तेदार और दोस्त सब मिलकर इस काम में मदद करते हैं। धान के पौधे सही तरीके से लगाने का खास ध्यान रखा जाता है। जब धान पक जाता है तो सब मिलकर धान की कटाई में मदद करता है। धान के खेत बहुत छोटे होते हैं, लगभग एक होटल के कमरे के आकार के। एक खेत में केवल 2 या 3 धान के खेत हो सकते हैं। एक चीनी गांव सिर्फ 450 एकड़ जमीन पर अपने लिए काफी चावल उगा सकता है। अमेरिका में 450 एकड़ का खेत एक ही परिवार का हो सकता है। यही पश्चिमी और पूर्वी कृषि के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में खेत बहुत बड़े होते हैं और किसान मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। वहां मनुष्य की मेहनत कम होती है और किसान मशीनों की मदद से ज्यादा फसल उगाते हैं। चीनी और दूसरे एशियाई किसान के पास ज्यादा मशीनरी नहीं होती, जिससे वो ज्यादा फसल उगा सकें। इसलिए वो ज्यादा समय और मेहनत लगाते हैं। चावल के खेत छोटे होते हैं, लेकिन किसान उन्हें जानबूझकर छोटा रखते हैं, क्योंकि वो चावल की गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहते। और अगर उन्हें ज्यादा फसल चाहिए होती है तो किसान और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ यूरोपियन किसान सर्दियों में आराम करते हैं, क्योंकि इन महीनों में उनका कोई काम नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा सोते हैं। इतिहासकार ग्राहम रॉब ने लिखा है कि फ्रांस जैसे देशों में यहाँ तक कि 19वीं सदी में भी किसान अक्सर चीन के किसान गर्मियों में कभी भी बेकार नहीं बैठते। वो बांस की टोपी और टोकरी बनाते हैं बेचने के लिए। वो अपने चावल के खेतों की मरम्मत करते हैं। जब खेती का सीजन नहीं होता तब सूखे सोयाबीन और टोफू बनाते हैं। चीन के किसान पैसे कमाने के लिए और भी छोटे मोटे काम करते हैं। जैसे ही बसंत आता है वो सुबह सुबह अपने खेतों में लौट आते हैं। चावल उगाना गेहूं या मक्का उगाने से 20 गुना ज्यादा मेहनत मांगता है। एक चीनी किसान 3000 घंटे काम करता है। चावल के खेतों में एक साल की मेहनत किसान की लगन को दर्शाती है। जैसा कि एक चीनी कहावत में कहा गया है, सर्दियों में आलसी आदमी भूख से मर जाता है। एक और कहावत है, अपने खाने के लिए भगवान पर भरोसा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। ये रूसी कहावत से काफी अलग है, जिसमें कहा जाता है कि अगर भगवान नहीं देगा तो धरती भी नहीं देगी। पूर्वी कृषि कल्चर ज्यादा मेहनती और प्रैक्टिकल होती है। चावल के खेत एशियाई किसानों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उन्होंने प्रकृति की चुनौतियों को अपनी मेहनत से स्वीकार किया, काम किया और गरीबी को हराया। मेहनत उनकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। जहां भी वो जाते हैं ये गुण अपने साथ लेकर चलते हैं। बस यही है मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स की शानदार कहानियां और अहम बातें। हमने जाना कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा या मेहनत का मामला नहीं है, बल्कि सही समय, मौके और सांस्कृतिक विरासत में भी बहुत मायने रखते हैं। चाहे वो बीटल्स की कड़ी मेहनत हो, बिल गेट्स के शुरुआती प्रोग्रामिंग के मौके हों, या एशियाई चावल की निरंतर मेहनत, किसानों की सफलता कई ऐसे कारणों से बनती है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आपको हर नया अपडेट तुरंत मिल सके। अगली समरी में मिलते हैं।